नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी चेकों के विषय में, जो चेकों का अनादरण हो जाता है, जो चेक बाउंस हो जाता है, तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है और क्या क्या हमें उसमें वो अपनाने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत सारे दोस्तों का ये आग्रह था कि चेकों के विषय में एक विस्तार से वीडियो आप बनाइए, जिसमें चेक के देने और चेक के डिसऑनर हो जाने, अर्थात बाउंस हो जाने, अनादरित हो जाने से लेकर के अंतिम चरण तक क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, क्या क्या सावधानियां उसमें अपनाई जानी चाहिए, और जिसने चेक दिया है और जिसने चेक पाया है, परिवादी और अभियुक्त के बारे में जो भी जानकारी है इस वीडियो में आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। तो मेरा ये आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें, ताकि जो दी गई जानकारी है आपके किसी काम आ सके। उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम समय खराब न करते हुए आगे चलते हैं और जानते हैं चेकों के अनादरण के विषय में। तो दोस्तों, चेकों के अनादरण के विषय में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, और इसकी धारा 138 के बारे में, चेकों के अनादरण के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। होता क्या है दोस्तों कि जब हम किसी से कोई ऋण लेते हैं, कोई वाहन लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसके एवज में हम उसको अपने जो ऋण के या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए, उसको छूटने के लिए, उसको एवज में जमा करने के लिए हम चेक दे देते हैं। तो चेक दे देते हैं, या जो चेक ले लेता है, किसी को कोई ऋण दे देता है, किसी को कोई वाहन देता है, या कोई एग्रीमेंट करता है, कोई सामान देता है, और उसके एवज में वो तत्काल पैसा न दे करके आपको चेक दे देता है कि हम इतनी, ये जो चेक है इस दिनांक को, इस दिनांक को आपको, इसको आप जमा कर दीजिएगा बैंक में, और ये जो है आप इसका भुगतान करा लीजिएगा, बैंक से आहरण करा लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हस्ताक्षर करके चेक दे देते हैं और इसको आप अपनी सुविधा अनुसार भर लीजिएगा। तो इसमें क्या परिस्थितियां आती हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो 138 के तहत दोस्तों, जब कभी भी कोई भी आपके द्वारा दिए गए ऋण के एवज में या किसी अन्य दायित्व के एवज में उसके उन्मोचन के लिए आपको कोई चेक देता है, तो सबसे पहले तो आपको उसमें कोई स्टाम्प पेपर पे कोई लिखा पढ़ी करा लेनी चाहिए, वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है, और एक प्रमाण भी रहता है कि हाँ भाई, हमने इस बाबत इसको ये ऋण दिया था, ये कर्जा दिया था, या ये सामान दिया था, या इस दायित्व के एवज में, विधिक दायित्व के एवज में ये चेक सामने वाले व्यक्ति ने मुझे दिया है। तो कई बार क्या है, आप व्यवहार में और लिहाज में आप मांगते नहीं हैं और समय व्यतीत होते चला जाता है। तो उसके बाद जब आप उस चेक को, या तो भरा हुआ है तो ठीक है, उसको तारीख के बीच में लगाते हैं, और नहीं भरा हुआ है तो आप उसको भर करके बैंक में लगाते हैं। तो जब भी आप बैंक में लगाते हैं तो वो 3, 4, 5 कारणों से वो चेक यदि बाउंस हो जाता है, बाउंस का 3, 4 कारणों से, या और भी कारण हो सकते हैं। मान लीजिए उसने पेमेंट स्टॉप करा दिया हो चेक देने वाले ने, मान लीजिए उसके खाते में पर्याप्त पैसा ही ना हो, इनसफिशिएंट मनी हो, या मान लीजिए वो खाता ही बंद करा दिया हो, या और भी कई बहुत सारे कारण हैं। तो वो कारण जो है, जब भी आप चेक बैंक में जमा करेंगे तो एक जो है उनका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो लिख करके देते हैं कि इस कारण से जो है ये चेक बाउंस हो गया, अनादरित हो गया और डिसऑनर हो गया। तो जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है दोस्तों, जिसने आपको दिया है, और वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, तब आपको करना क्या है? तब जो 138 का जो प्रोविजन है, जो कानून है, उसके तहत आपको जिस दिन भी आपको बैंक ने सूचना दिया, मान लीजिए कि 1 तारीख को आपको बैंक ने सूचना दिया, तो आपके पास कानूनी रूप से 30 दिन का लिमिटेशन है। 30 दिन के अंदर जो है आप किसी भी एक समझदार वकील से उस व्यक्ति को, जिसने आपको चेक दिया है,
उसको आप एक लीगल नोटिस भिजवा दीजिए। उसमें आप ये लिखिए कि भाई ये नोटिस, ये जो चेक इस ऋण के एवज में आपने दिया था मुझे, और ये आपके बैंक के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण, इनसफिशियंट मनी होने के कारण ये चेक अनादरित हो गया, बाउंस हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये लीगल नोटिस, कानूनी सूचना आपको भेज रहा हूँ। और जिस दिन भी आपको कानूनी सूचना मिलेगी, कानूनी सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर आप मेरा जो है, जो पैसा आपने मुझसे लिया है ऋण के बतौर या किसी भी दायित्व के बतौर, वो लौटा दें। अन्यथा जो है मैं सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध में परिवाद दायर करूंगा, और परिवाद दायर करने के पश्चात जो भी उसमें खर्चा व हर्जा होगा उसके देनदार आप होंगे। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि संबंधों के कारण, जाहिर है कि भाई किसी ने आपको चेक दिया है तो एक लंबा समय होता है, संबंध होता है, किसी न किसी तरीके से लोग परिचित होते हैं और विश्वास का एक कारण होता है। तो इन संबंधों के कारण कि यार तुमने देखो चेक दिया था और इनसफिशियंट मनी के कारण या होल्ड के कारण या फिर बैंक खाता अकाउंट बंद हो जाने के कारण या फला फला जिस भी कारण से ये आपका चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो बोलेगा यार मेरे पास अभी परेशानी है, तुम 1 महीने रुक जाओ, अभी तुम 2 महीने रुक जाओ। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको ये करना है कि चेक में मान लीजिए तारीख लिखी हुई है, तो चेक की जो वैलिडिटी है 3 महीना 6 महीने पहले जो भी होता था, आप 3 महीने है शायद, तो उस तारीख के बीत जाने से पहले ही आप जो है उसको बैंक में लगा दीजिए। अगर आपने उसके कहे अनुसार बैंक में नहीं लगाते हैं और वो बैंक में जो चेक का लिमिटेशन है वो खत्म हो जाता है, तो फिर आपको कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आप ऐसी स्थिति में आप उससे कह सकते हैं कि ठीक है मैं रुक रहा हूं, तब तक के लिए आकर के मुझे दूसरा चेक दे दो या स्टाम्प पेपर में दूसरा चीज लिख करके दे दो। ऐसा अगर वो करता है तभी आप रुकें, अन्यथा उसके ओरली मौखिक बोलने से आप ना रुकें। आप लिमिटेशन में जो चेक, अगर चेक का डेट खत्म होने वाला है तो आप बैंक में चेक निश्चित रूप से लगा ही दें। और चेक में डिसऑनर जब जिस दिन हो जाता है, जिस दिन वो चेक आपका बाउंस हो जाता है, तो उस तारीख से 1 महीने के अंदर आपको उसको कानून के हिसाब से नोटिस देना है। और उस दौरान भी आप उसको बोलते हैं कि यार आपका डिसऑनर हो गया, तो फिर वो आपके पास आ जाएगा कि यार महीने भर रुक जाए या 2 महीने रुक जाए, मैं इस तारीख को दे दूंगा, उस तारीख को दे दूंगा। तो उस स्थिति में भी आपको उसे एक नया चेक लेना है और एक नया लिखा पढ़ी कराना है। अन्यथा ओरली बात में आपका जो है टाइम लिमिटेशन फेल हो जाएगा और आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर पाएंगे। तो 1 महीना के अंदर तो नोटिस देना है, ये कंपलसरी है। उस नोटिस में उसको 15 दिन का समय देना है, वो कंपलसरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपने 15 दिन का समय दिया और 10वें दिन या 5वें दिन ही मुकदमा कायम कर दिया, तो जो है प्रीमेच्योर मामला हो जाएगा, आपका मामला खारिज हो जाएगा। 15 दिन, जिस दिन उसको नोटिस मिला उसको 15 दिन का आपको देना ही पड़ेगा। उस 15 दिन की अवधि के अंदर आप केस नहीं कर सकते। हाँ, नोटिस मिल गई, उसको डिलीवरी का आपको रिकॉर्ड मिल गया, पावती मिल गया, या पोस्ट ऑफिस से आपने ऑनलाइन चेक कर लिया कि हाँ भाई ये जो हमने नोटिस भेजा था इस तारीख को इसको डिलीवर हो गया, तो उस तारीख से 1 महीना के अंदर आपको फिर से केस करना है। 1 महीना के बाद भी नहीं, 1 महीना के पहले भी नहीं। तो ये जो टाइम का जो इसमें खेल है, इसको जो है साधारणतः चेक जिसका डिसऑनर हुआ है उनको पता नहीं होता है। और जब ये सारा चीज कर लेते हैं, सर वकील साहब मैंने तो 2 महीना पहले लगाया था और वो डिसऑनर हो गया, मैं तो कागज रखा हूँ और मैं उसका क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सारी चीजें फिर परेशानी उत्पन्न कर देती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 30 दिन के अंदर नोटिस देना है, 15 दिन का उसको समय देना है। 15 दिन का समय बीत जाने के बाद 30 दिन के अंदर उसके विरुद्ध परिवाद दाखिल कर देना है। और जब फिर दोस्तों आप परिवाद दाखिल कर देते हो तो फिर प्रक्रिया न्यायालय की प्रारंभ हो जाती है। परिवाद के साथ एक शपथ पत्र आप इस आशय कर देते हो कि परिवाद जो मैंने लाया है अभियुक्त के विरुद्ध वो जो है सही है, और साथ में जो चेक डिसऑनर हुआ है बैंक के द्वारा दी हुई कॉपी और चेक की मूल प्रति आप उसमें लगा देते हो और आपका केस पंजीकृत हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे ही केस आपका रजिस्टर होता है उसके बाद जो है अभियुक्त को, जिसने आपको चेक दिया है, समन नोटिस चला जाता है। सामान्यतः फिर भी क्या करते हैं लोग, जिसने चेक दिया है कोर्ट का नोटिस है, चेक मैंने दिया था, आता रहता है जाता रहता है, चलो देख लेंगे बाद में क्या होता है। तो ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती दोस्तों। नोटिस एक बार गया, आपने नहीं लिया, फिर नोटिस दिया, नहीं लिया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार समन जाता रहेगा।
और जब अंत में देख लेगा कि ये जो बहुत ही हठधर्मी है ये अभियुक्त, और परिवादी भी जो है न्यायालय पे फिर प्रेशर बनाने लगता है कि योर ऑनर देखिए, इतने समय से इतनी बार इतना सम्मान इतना नोटिस आपने भेजा, लेकिन ये अभियुक्त नहीं आ रहा है, इसकी न्याय पर कानून पर विश्वास नहीं है, अदालत पर विश्वास नहीं। तब फिर थोड़ा सा अदालतें जो है, न्यायालय जो है उसको जमानती वारंट भेज देती हैं। जमानती वारंट का भी मान लीजिए वो उल्लंघन करता है, तब फिर उसको गिरफ्तारी वारंट भेज दिया जाता है। तो गिरफ्तारी वारंट भेज दिए जाते हैं तो फिर मजबूर होकर उसको पुलिस जो है पकड़ करके न्यायालय में निर्धारित तिथि को हाजिर करती है। तो जब हाजिर करती है, अगर सामान्य प्रक्रिया में आप उपस्थित हो गए हैं तो न्यायालय आपके साथ नरमी का व्यवहार करेगी। और आपने अगर न्यायालय को बहुत परेशान किया है, तमाम नोटिसों के बाद, तमाम जमानती वारंट के बाद आप नहीं हाजिर हुए और गिरफ्तार करके आपको बुलवाया गया, तो न्यायालय का रुख आपके प्रति कठोर हो जाता है। तो ठीक है, आप जैसे भी हो, अभियुक्त न्यायालय में आ जाता है। न्यायालय में जब वो आ जाता है तो उसके बाद चूंकि धारा जो है जमानती है, अवेलेबल है, इसलिए उसको अदालत में जमानत भी करानी पड़ती है उस अपराध के लिए। तो क्योंकि इस अपराध में क्या है कि पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई ज़्यादा कठोरात्मक और दंडात्मक प्रावधान नहीं था। अब के जो प्रावधान है बहुत कठोर हो गए हैं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। आप ये मत भूलिएगा कि अरे चेक दे दिया क्या हो गया, डिसऑनर हो गया क्या हो गया है, और अनादरित हो गया क्या हो गया, बाउंस हो गया क्या हो गया, नहीं हो गया। जितना राशि आपने उसमें लिखा है या जितना राशि आपको देनदारी है उसके दुगना तक का जुर्माना कर सकता है अदालत, ये मत भूलिएगा। और यदि प्रमाणित हो गया तो उसमें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। और ठीक है, ये राजीनामा योग्य है। अधिकांश केस में क्या होता है, 90% केस में राजीनामा ही जो हो जाता है। जब उसका केस आ जाता है तो ठीक है। ऐसे ही तो चेक किसी को कोई दे नहीं देता है, या चेक कोई रेवड़ी या कोई चॉकलेट या बिस्किट तो है नहीं कि लोग बांटते फिरते हैं। किसी न किसी ऋण के या किसी न किसी दायित्व के एवज में ही चेक दिया जाता है। और जब चेक देने वाला व्यक्ति इन प्रक्रियाओं से गुजरकर अदालत में आता है तो वो चाहता है कि ये मुकदमा लंबा ना चले, हम भी परेशान ना हो और सामने वाला भी परेशान ना हो। तो उसमें जितनी भी उसकी लेनदारी देनदारी होती है आपस में समझौता करके उस इंस्ट्रूमेंट को पेश कराते हैं और पैसे का लेन देन करके एक राजीनामा कर लेते हैं, केस समाप्त हो जाता है। अगर समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी अगर विवाद गह रहा है कि भाई आपने 1 लाख रुपया दिया था, उसके एवज में सामने वाले ने चेक दिया था, अब जो है आप उसको 5 लाख भर दिए हैं, चूंकि उसके खुद के दस्तखत थे और बाकी की बॉडी जो चेक में है उसने आपने पूरे भरे हैं। तो इसमें भी कई न्याय दृष्टांत है। 2 न्याय दृष्टांत अभी आपको पढ़ के मैं बताऊंगा। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि अभियुक्त ने हस्ताक्षर यदि स्वीकार कर लिए हैं तो बाकी की बॉडी, बाकी का चेक को अगर परिवादी भरता है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 139 में जब तक कि, जैसे 138 में जो है ये प्रोविजन है परिवाद का, 139 में जब तक कि अभियुक्त अन्यथा ये साबित ना कर दे कि ये जो चेक जो है किसी ऋण या विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए नहीं था, ये पूरा का पूरा बर्डन जो है अभियुक्त के ऊपर होता है। तो अगर वो हस्ताक्षर कर दिया है, हस्ताक्षर को उसने स्वीकार किया है कि हाँ मेरे हस्ताक्षर हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी के चेक को किसने भरा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नया दृष्टांत है, अभी ये वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आपको उसको बता दूंगा। तो दोस्तों, जब राजीनामा हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर परिवादी का साक्ष्य शुरू होता है। जब परिवादी का साक्ष्य शुरू होता है तो फिर गवाहियां प्रस्तुत होती हैं और सामान्यतः परिवादी स्वयं अपना कथन कराता है और जो उसके साक्षी होते हैं, जिसके समक्ष चेक का लेन देन हुआ रहता है या फिर जो भी पैसों का लेन देन हुआ रहता है, वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए अपने गवाहियां पेश करता है। अदालतों में गवाहियां कैसे होती हैं ये सब बहुत से लोग, आप लोग जानते हैं। और जब उसमें परिवादी आता है तो परिवादी का जो है प्रति परीक्षण जब अभियुक्त को करना होता है तो उनके वकील साहब जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन उनसे करते हैं। कुछ सामान्य क्वेश्चन करते हैं,
कुछ उनको भुलवाने वाले क्वेश्चन करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो सामान्य और भुलवाने वाले क्वेश्चन क्या है, अनावश्यक क्वेश्चन होते हैं जो केस से रिलेटेड नहीं होते हैं और उसका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, आपको विचलित करने के लिए वो सामान्य क्वेश्चन अभियुक्त का वकील जो है आपसे पूछता है, तो उस समय आपको विचलित नहीं होता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि चेक का क्रमांक बताइए, चेक किस तारीख को दी गई थी, चेक किस तारीख को आपको डिसऑनर हुआ, डिसऑनर जो हुआ उस लेटर में क्या था, आपने जो लीगल नोटिस दिया उसकी तारीख की थी, उसकी कंडिकाएँ कितनी थी, किस तारीख उसको डिलीवर हुआ। तो सामान्यतः आंकड़े और जो तारीखें हैं ये परिवादी को याद नहीं होते हैं, किसी को भी याद नहीं होते हैं। इस तरीके की परेशान करने वाले सवाल वो आपको पूछेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई जैसे आपने चेक दिया, मान लीजिए 10 लाख का चेक दिया, तो क्या आपकी हैसियत है चेक देने की, ये पैसा आपने कहाँ से लाया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दागे जाएंगे। तो उस समय में इन सारे सवालों का बहुत ही विनम्रतापूर्वक, धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सोच समझकर आपको जवाब देना होगा, तभी आप जो है अपने मामले को वहाँ प्रमाणित कर पाएंगे। यदि आप कहीं भी चूक करते हैं थोड़ी सी भी, आप यही नहीं प्रमाणित कर पाएंगे कि मान लीजिए भाई किस एवज में आपने इनको चेक दिया था। तो जो संव्यवहार है, संव्यवहार का मतलब ये है कि जो आपसी आपका लेन देन है किस बाबत था, ये भी आपके परिवार पत्र में भी होना चाहिए, शपथ पत्र में भी होना चाहिए और एविडेंस में भी आना चाहिए कि ऐसे कैसे ही आपको चेक दे दिया, वो किस संव्यवहार के तहत, किस लेन देन के तहत, किस एक्टिविटी के तहत आपको उसने चेक दिया था। ये चीज आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी। तो जब ये सब सवाल दागे जाएंगे तो ये सब चीज के लिए आपको विधिवत तैयारी करके जानी होगी। वो सोर्स भी बताना होगा कि पैसा कहाँ से आया था, क्या घर में आपने पैसा रखा था, क्या बैंक से निकाल के आपने पैसा दिया। तो बैंक से निकाल के दिया तो तारीख पूछ लेगा, बैंक का स्टेटमेंट ले आएगा, आपने प्रस्तुत नहीं किया है तो वो ले आकर के प्रस्तुत कर देगा, बोल देगा ये तो झूठ बोल रहे हैं साहब। तो ऐसी स्थितियों में सामान्यतः ये कहना चाहिए कि भाई हमारे घर में पैसे हमने रखे थे और इतने सालों से। और भी सवाल कर सकता है, आपका साल का इनकम क्या है, महीने का इनकम क्या है, खर्चा आप कितना करते हैं, कितना बचा लेते हैं। तो ये सारे सवाल जब आपके पास आएंगे तो इन सब सारे सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये गवाहियों की स्थिति है दोस्तों। जब गवाहियाँ हो जाती हैं तो फिर आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट दोनों पक्ष अपने अपने स्तर से करते हैं। सामान्यतः अभियुक्त अपने हस्ताक्षर को चुनौती देते हैं, हैंड राइटिंग विशेषज्ञों से को बुलाते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन प्रक्रिया है हैंड राइटिंग विशेषज्ञ को बुलाना, और एक लेंदी प्रक्रिया है, केस लंबा खिंचता चला जाता है, दोनों ही पक्ष परेशान होते हैं। तो ऐसे केसों में मेरी सलाह ये है कि अगर केस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, वो चेक बाउंस हो गया है और जेन्युइन लेन देन है, या फिर एक मिडिल लाइन पे आपका कोई है कंप्रोमाइज हो सकता है, तो इस केस में कंप्रोमाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है और इस केस से मुक्त होना ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी अपील भी होती है, इसकी रिवीजन भी होती है, कई इसके प्रावधान हैं। तो दोस्तों कई लोग क्या है डिफेंस में ये बोल देते हैं कि नहीं मैंने चेक जो है मेरे दोस्त ए को दिया था और वो चेक जो है उसके हाथ से गुम गया और ये जो है कहीं इसको मिल गया था और इससे तो मेरा कोई ऋण का या किसी दायित्व का लेन देन है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको रिपोर्ट लिखाना होता है। तो एक मामला उसमें भी है, मामली हाई कोर्ट ने उसमें निर्धारित किया है कि भाई आपने रिपोर्ट लिखाया है 3 महीना पीछे और चेक की तारीख पड़ी हुई है 3 महीना आगे की, तो वो स्थिति में आपका वो बचाव काम नहीं आता है। तो कई चीज़ें हैं जिसमें बहुत ही सावधानी से इसमें परिवादी को भी और अभियुक्त को भी अपने अपने बचाव में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें एक नहीं करीब लाखों न्याय दृष्टांत होंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो मामला है ये कई प्रकार के इसमें उलझने और
समस्याएं आती हैं। तो एक वीडियो में, हालांकि 1-2 वीडियो 3 वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन वो पूरी तरह पूर्ण नहीं थे, इसलिए लोगों के आग्रह पर ये आज एक नया वीडियो मेरे को बनाने की आवश्यकता हुई, ताकि आपको जो है एक विस्तृत जानकारी मिल सके। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ही है ये कि आपको एक नई नई जानकारी, कानून से संबंधित जानकारी मिलती रहे। और इसका मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं दोस्तों। आप जो है कमेंट करते हैं, उन कमेंट का भी जो है मैं जब भी समय मिलता है यथोचित जवाब देने का प्रयास भी करता हूं। और ये एक सेवा का कार्य है, और इसको जितना भी ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये एक जो है लीगल लिटरेसी है, विधिक साक्षरता है, और एक प्रयास है कि लोगों को कानून की जानकारी हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इतना ही दोस्तों आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।